हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हमारे मौर्य साम्राज्य की जो वन लाइनर थ्योरी है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इस वन लाइनर सीरीज में हमारा जो पूरा मौर्य साम्राज्य है वो कवर हो जाएगा। जो हमने होल वीडियो की थी, अगर उसके अंदर हमारा कुछ छूट गया है तो वो हमारा इस वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी वन लाइनर सीरीज की। तो सबसे पहले है कि वृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो वृहद यानी कि बड़े स्तर पर प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। सेंड्रोक्रोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? यानी कि ये नाम चंद्रगुप्त मौर्य का किसने रखा था? विलियम जोन्स ने। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ है? यानी कि एक बिल्कुल डिटेल में जो उसकी व्याख्या की गई है वो कौन से किसके ग्रंथ में की गई है? विशाखा दत्त के ग्रंथ में इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताया है। कौटिल्य द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है वो शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है। यानी कि जब उस समय में जब शासन किया जाता था तो उससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो हमारी इस पुस्तक में लिखी हुई हैं, जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। फिर है हमारा बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ पर स्थित है? तो बुलंदी बाग कहाँ पर स्थित है भाई? पाटलिपुत्र में। मेकियावली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है? इसकी जो तुलना है वो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसके साथ इसकी तुलना की जा सकती है। फिर है हमारा पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे निर्मित है? यानी कि पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल है वो किससे निर्मित है? वो लकड़ी से निर्मित है भाई, वो जो है पत्थर से नहीं बना हुआ। फिर है हमारा सेल्यूकस, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, वो किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? किसने पराजित किया था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। उसके बाद है सार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 मीठी वस्तुएं, जिसमें मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक की मांग की थी। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेज दिया था। यानी कि उसने एक चीज नहीं भेजी थी, दार्शनिक नहीं भेजा था। उसके बाद है कि कुंभ नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? जो कुम्हरार नामक स्थल है उससे कुम्हरार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र के। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? किसने की? सम्राट अशोक ने। अब आता है कि हमारा जो मौर्य साम्राज्य था उसमें कितने अधिकारी थे? तो उसमें जो है कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में बताया है कि इनकी संख्या जो है वो 18 थी। सबसे उच्च स्तर के अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था सबसे उच्च स्तर के अधिकारियों को। तो उसके बाद जो है तो सबसे पहले होता था हमारा मंत्री यानी कि पुरोहित, जो प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्म अधिकारी था। उसके बाद आता था युवराज, जो राजा का उत्तराधिकारी बनता था। उसके बाद होता था हमारा सन्निधाता, जो राजकीय कोषागार का प्रधान और अधिकारी यानी कि कोष अध्यक्ष होता था। फोर्थ पे था समाहर्ता, राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी या वित्त मंत्री। फिर जो है 5वें नंबर पर जो है हमारा होता था मंत्री परिषद अध्यक्ष, यानी कि मंत्री परिषद का अध्यक्ष। फिर जो हमारा 6th नंबर पर था वो था हमारा प्रदेश। 6ठे नंबर पर आता था हमारा प्रदेष्टा, जो कि हमारा फौजीदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। 7 पे था व्यवहारिक, दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। फिर है नायक, सेना का संचालक, नगर रक्षा का अध्यक्ष। फिर सेनापति यानी कि सेना अध्यक्ष, अंतवर्षिक, सम्राट का अंगरक्षक। फिर हमारा कर्म अंतिक, उद्योग धंधों और कारखानों का प्रधान निरीक्षक अध्यक्ष। फिर है हमारा प्रशासता। प्रशासता जो है वो राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला होता था। फिर था हमारा दंडपाल, सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी। उसके बाद दुर्गपाल, यानी कि देश के भीतर दुर्गों का जो प्रबंध करता था। 5th पे था हमारा अंतपाल, यानी कि सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। फिर है हमारा जो है 8वीं यानी कि वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। 2वारिक यानी कि राजमहल का प्रबंध व देख रेख करने वाला प्रधान अधिकारी। फिर है हमारा नागरक यानी कि नगर का सर्वोच्च
अधिकारी। उसके बाद है कि मौर्यकालीन अधिकारी होता अध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या होता था, यानी कि माप तोल करना जो है इसका मुख्य। फिर है हमारा किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी, यानी कि किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय को प्राप्त किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? तो ये जो लिखा गया है वो लिखा गया रुद्रामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त, या रुद्रामन के जूनागढ़ जो अभिलेख है उससे पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसका प्रभाव जो है वो पश्चिम भारत पर भी था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर चले गए थे, वहीं पर जो है उनका निधन हो गया था, जहां पर उन्होंने जैन विधि से उपवास पद्धति, यानी कि जिसे हम संलेखना पद्धति कहते हैं, उससे अपने प्राण त्याग दिए थे। उसके बाद है मगध साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा गया है? मौर्य शासन में भूमि मापक अधिकारी को क्या कहा गया है? रज्जुक। ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई है? तो ब्राह्मी लिपि की जो पहचान है वो पत्थर की पट्टियों पर उत्कीर्ण की गई है। उसके बाद है हमारा कि जो सम्राट अशोक का जो अभिलेख है, यानी कि शाहबाजगढ़ी से जो प्राप्त हुआ है, वह किस स्थान पर स्थित है? तो वो पेशावर में स्थित है, जो आज के समय में कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। फिर है अशोक के शिलालेखों पर प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो जो भी जितने भी अशोक ने जो शिलालेख खुदवाए हैं वो कौन सी भाषा में खुदवाए हैं? प्राकृत भाषा में। तो अशोक ने जितने भी शिलालेख खुदवाए हैं वो अलग अलग लिपियों में खुदवाए हैं, और जो भाषा थी वो थी हमारी प्राकृत भाषा। उसके बाद आते हैं भाई कि अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका जो प्रमाण है वो किससे मिलता है? यानी कि वो बौद्ध धर्म को मानता था लेकिन फिर भी उसने हिंदू धर्म में अपनी आस्था को नहीं छोड़ा, इसका जो प्रमाण है वो देवनापिय प्रियदर्शी, यानी कि देवों का प्यारा उपनाम से, यानी कि उसको जो हमारा अशोक था उसको नाम दिया गया था देवप्रिय, तो उस नाम के द्वारा, इस उपनाम से उसका प्रमाण मिलता है कि उसने हिंदू धर्म में अपनी आस्था नहीं छोड़ी। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से पता चलता है? श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से पता चलता है अशोक ब्राह्मी लिपि का। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। अशोक ने जो है वो सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था। भारत महाद्वीप का प्रथम शासक कौन था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासन आदेश जारी किए? तो कौन था? अशोक। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से जनता से बात की, अपने आदेश जारी किए। वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? अभिलेखों के माध्यम से जनता से बात की, वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? वो है भाबरू स्तंभ, जो राजस्थान में है, उसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप को पढ़ने में सफलता मिली थी, यानी कि जेम्स प्रिंसेप जो है सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला व्यक्ति था। अशोक ने किस अभिलेख से धम्म मात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? यानी कि अशोक का जो 5वां वृद्ध शिलालेख है उससे पता चलता है कि उसने धम्म महामात्रों की नियुक्ति भी की थी। फिर है गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो सीताध्यक्ष द्वारा उसको इकट्ठा किया जाता था। मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? तो किसने करवाया था? अशोक ने। मौर्य राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे कि सीरिया, मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। जो सीरीज है वो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, अभी हाफ हो रहा है। इसके बाद की जो सीरीज है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर हम इसी के साथ करते हैं तो हमारी वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।